हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एकीकृत पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। और अभी इसको क्यों डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉयज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करें। पर करंटली हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात करें तो आउट ऑफ 24 लैक्स जस्ट 40,000 एम्प्लॉयज है जिन्होंने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है। इसके पीछे क्या रीजन है, और नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, इनमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को देखेंगे। इनके क्या मतलब जो हम बेसिक्स हैं उनको भी समझेंगे। सारी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, अभी ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जो है वाई इट अपटेक इज लो, मतलब इसको इतना कम अडॉप्ट क्यों किया जा रहा है। सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज ने इसको क्यों अडॉप्ट किया आउट ऑफ 24 लैक्स, जो अराउंड 24 लैक्स जो एम्प्लॉयज है, सिर्फ 40,000 कर्मचारियों ने ही इसको अपनाया है। उसके पीछे क्या रीजन है, इसकी स्वीकृति कम क्यों है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 30 सितंबर तक कहा था कि आप यूपीएस को चुन सकते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी अब तक सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज ने चुना है। अब यूपीएस क्या है, तो सबसे पहले जो टीवी सोमनाथ कमेटी आई थी, जो टीवी सोमनाथन समिति थी 2023 में, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। उन्होंने इसके प्रोविजंस बताए थे कि क्या क्या चीजें हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर ये प्रभावी 1 अप्रैल 2025 से किया गया। इसकी घोषणा अगस्त 2024 में की थी और 1 अप्रैल 2025 से इसको प्रभावी किया गया। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये बेसिकली इसका नियामक है, ये इसका मतलब रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम गारंटेड पेंशन मतलब मिनिमम गारंटेड पेंशन देना, प्लस महंगाई से जुड़ा डियरनेस रिलीफ, यानी जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करके जो डियरनेस रिलीफ मिलता है वो मिले ना, और न्यूनतम गारंटेड पेंशन। फिर पूर्वानुमेयता और दीर्घायु सुरक्षा, यानी कि अश्योर्ड पेंशन, बेसिकली इसमें अश्योर्ड पेंशन मिले, ठीक है, लॉन्जिविटी इंश्योर की जा सके, और मिनिमम गारंटेड पेंशन इसमें बेसिकली मिल पाए, यही इसके बेसिकली प्रोविजंस है। फिर इसकी पात्रता में कौन कौन है, बेसिकली इसमें केंद्रीय कर्मचारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो इसके पात्र हैं। 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी, और 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो जिनकी नव नियुक्ति हुई है, केंद्रीय कर्मचारी जिनकी नई नियुक्ति हुई है, नए कर्मचारी, वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर पूर्व एनपीएस पेंशन भोगी, ठीक है, जिनकी 10 वर्ष से ज्यादा की सेवा हो गई है, सामान्य सेवानिवृत्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली एनपीएस के तहत ही, वो भी इसमें पात्र हैं। फिर मृत एनपीएस सदस्य की विधिवत पति या पत्नी, मतलब जो लीगल स्पाउस जो है, मृत एनपीएस जिनको प्राप्त, मतलब जो ऐसे अधिकारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके स्पाउस भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर योगदान संरचना इसमें क्या है बेसिकली, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो जो कर्मचारी होते थे, जो एम्प्लॉयज होते थे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होता था। अब क्या हो गया है, एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन है, और जो यूपीएस है उसमें भी जो ओल्ड मतलब जो कर्मचारी हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कर्मचारी योगदान क्या है, 10% बेसिक प्लस डीए उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट भी इक्वली कंट्रीब्यूट करती है इसमें, ठीक है। और अतिरिक्त सरकारी योगदान क्या है, 8.5%, मतलब अतिरिक्त जो सरकार जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती है 8.5%। फिर सभी लेन देन प्राण से ट्रैक होते हैं। प्राण क्या है, बेसिकली पर्सनलाइज्ड ये अकाउंट नंबर होता है, और इसमें जो प्राण रहता है ये बेसिकली पर्सनलाइज्ड रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर रहता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन सबका, तो उसमें सारे जो लेन देन है वो ट्रैक किए जाते हैं। अब इसके लाभ क्या होगा, न्यूनतम पेंशन तो 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी। फिर डीआर क्या है, मतलब महंगाई के साथ में जो इन्फ्लेशन है अगर वो बढ़ता है तो उसके साथ में भी उनका जो अलाउंस है वो ऐड होता रहेगा। अब पारिवारिक पेंशन 60% मिलेगी, फैमिली को भी पेंशन मिलेगी। अगर जो एम्प्लॉय है उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो स्पाउस है या उनकी जो फैमिली है उनको भी पेंशन मिलती रहेगी। फिर आंशिक निकासी, उसकी भी अनुमति है,
मतलब कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हो, आंशिक निकासी भी है, और अंतिम निकासी मैक्सिमम आप 60% फाइनली एग्जिट कर सकते हो उसमें से, टोटल जो आपका कॉर्पस है उसमें से। अब इसके पैरामीटर्स अगर हम देखें, एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है। तो स्वरूप इसका क्या है, तो 2004 के बाद में इसको अनिवार्य कर दिया था, जबकि यूपीएस क्या है, स्वैच्छिक है, इसमें कोई कंपलसरी इसको नहीं किया। तभी आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 40,000 एम्प्लॉयज ने इसको अडॉप्ट किया है, जबकि एनपीएस क्या था, कंपलसरी था। इसमें कर्मचारी का 10% योगदान, इसमें भी 10% योगदान। फिर सरकारी योगदान 40% था, इसमें 10% प्लस 8.5% जो पूल कॉर्पस जो है ना, उसमें भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप देख सकते हैं अराउंड 18.5%, तो इसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया। फिर न्यूनतम पेंशन इसमें कुछ नहीं है, इसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। फिर डीआर भी इसमें नहीं है, इसमें डीआर भी है, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग भी होगी। फिर एन्यूटी पर निर्भर करता है परिवार को लाभ, एन्यूटी मतलब आप ईयरली कितना कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये एन्यूटी मैंने आपको बता दिया कि एन्यूटी पे निर्भर करता है एनपीएस, और यूपीएस क्या है, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपके परिवार को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। फिर आंशिक निकासी जो है उसकी भी, इसमें भी प्रावधान था, इसमें भी ये यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही है, ठीक है। फिर पृष्ठभूमि योजनाएं, अगर हम इससे पहले की योजनाओं की बात करें तो ओपीएस में क्या था, ओपीएस 2004 से पहले था, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, जो मतलब जो 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज को करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता था, और निश्चित पेंशन मिलती थी। एनपीएस में बाजार आधारित था, कोई गारंटेड पेंशन नहीं था, मार्केट ओरिएंटेड था, आपको पेंशन मिल भी सकती थी और नहीं भी मिल सकती थी, अगर आपने जो जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है अगर वो फंड अच्छा चल रहा है। वैसे वो सेफ फंड थे, पर फिर भी आपको गारंटेड पेंशन इसमें नहीं मिलने वाली थी। फिर अटल पेंशन योजना जो है 2015 का, ये असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना थी। फिर सीपीपीएस जो ईपीएफओ की स्कीम थी, ये तेज व पारदर्शी पेंशन भुगतान योजना थी। तो ये कुछ स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और यूपीएस जो है, इसमें ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस का लचीलापन, दोनों ही चीजों को शामिल किया है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें गारंटेड पेंशन भी मिलेगी, आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, अशोर्ड पेंशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है, तो ये सारी इसके बेनिफिट्स हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह इसमें मतलब जो सुरक्षा है वो भी मिल रही है, परंतु अपनाने की इसमें दरें कम है, क्योंकि इसमें स्वैच्छिकता है। आप देख सकते हैं स्वैच्छिक है ये, तो इसीलिए इसकी अपनाने की दर कंपैरेटिवली कम है। और पूर्ण सुरक्षा व बिना योगदान वाली सुविधा चाहते हैं तो कर्मचारी अभी भी ओपीएस की पूर्ण सुरक्षा व बिना योगदान वाली सुविधा, मतलब कर्मचारी इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो चाहते हैं कि ओपीएस ही गवर्नमेंट दोबारा लागू करे। पर अगर ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट लागू करती है तो उससे ओवरऑल देखिए तो अगर गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करती है तो गवर्नमेंट के ऊपर ओवरऑल जो कॉर्पस है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है, उसका जो फंड है, फाइनेंस है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी अवॉइड कर रही है, और यूपीएस एक हम कह सकते हैं काफी बैलेंस और बीच का ऑप्शन है, इसे अडॉप्ट किया जा सकता है। और यही था ये आर्टिकल। आई होप सो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। वी विल मीट विथ अदर यूजफुल लेक्चर in the next session. See you in the next session. Thank you. Subscribe to Definitely Positive.